नमस्ते, मेरा नाम सबिता कामत है। मैं शक्ति पीयू कॉलेज की हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव से प्रथम सोपान बड़े घर की बेटी के बारे में जानेंगे। इस गद्य भाग के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ये है मुंशी प्रेमचंद, कहानी सम्राट तथा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। माता पिता का नाम था श्रीमती आनंदी देवी तथा अजय बराय। प्रेमचंद का पहला नाम था धनपत राय। प्रेमचंद ने करीब 13 उपन्यास लिखे हैं और 300 से भी अधिक कहानियां भी लिखी है। उपन्यासों में गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि बहुत प्रसिद्ध थे। कहानियों में शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, कफन वो भी बहुत प्रसिद्ध है। 8 अक्टूबर सन 1936 को उनका स्वर्गवास हुआ। चलिए हम जानते हैं इस कहानी के प्रमुख पात्र और कहानी भी। ये है बेनी माधव। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार ही नहीं थे, कहा जाता था कि उनके पिताजी किसी समय मड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव में भव्य मंदिर एवं पक्का तालाब बनाया था। अभी इसकी मरम्मत करने की पैसे भी बेनी माधव सिंह के पास कम पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि उनके कभी एक जमाने में उनके घर के सामने हाथी झूमता था, आज वहां बूढ़ी भैंस थी। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये से भी कम हो गई थी। आधी से अधिक संपत्ति वकीलों में भेंट कर चुके थे। उनके 2 पुत्र थे, एक श्रीकंठ और दूसरे लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ अध्ययनशील और मेहनती लड़का था। उसने बीए की डिग्री पास कर चुके थे और वो शहर में काम भी करते थे। उन्हें आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत रुचि थी और भारतीय संस्कृति को भी वो बहुत मानते थे। लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का नौजवान था, जो अपने बड़े भाई के तुलना में अधिक रोबीला एवं स्वस्थ था। वह खूब खाता पीता और मस्ती में व्यस्त रहता था। ये है भूप सिंह। भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। वह उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। उनको एक भी लड़का नहीं था, 7 लड़कियां थी। आनंदी उनकी चौथी बेटी थी। और ये थी हमारी आनंदी। आनंदी एक बड़े घर की रूपवान, गुणवान तथा आदर्शवादी महिला है। यहाँ पर ये बहुत सुख सुविधाओं से पली बड़ी है, फिर भी वो इतनी अच्छी थी, उसे किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढालना आता था। वो बहुत क्षमाशील भी थी। उसका बड़प्पन यह है कि वो बिगड़ा हुआ काम भी अच्छी तरह से संभाल लेती थी। और भूप सिंह अपनी चौथी लड़की आनंदी के लिए विवाह देख रहे थे। तभी एक दिन क्या हो जाता है, श्रीकंठ सिंह उसके पास नगरी प्रचार के चंदे का रुपया मांगने आ जाते हैं। तो यहाँ पर श्रीकंठ जी के स्वभाव देखकर भूप सिंह को लगता है कि श्रीकंठ योग्य लड़का है, क्यों न मैं अपनी लड़की की शादी इनके साथ कर दूं। तो भूप सिंह क्या कर देते हैं, श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह कर देते हैं। आनंदी के घर में हाथी थे, है कि नहीं। जब यहाँ पर वो आती है तो यहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं थी, फर्श भी नहीं था, खिड़कियां भी नहीं थी। फिर भी ये क्या कर देती है, इस घर के अनुकूल अपने आप को
ढाल देती है। ये था अपनी आनंदी का बड़प्पन। तो एक दिन बृहस्पतिवार को क्या हो जाता है, लाल बिहारी 2 चिड़ियों का मांस लेकर आता है और अपने भावज को कहते हैं कि जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खुशी खुशी वो चिड़ियों का मांस लेकर रसोई घर में पहुंच जाती है और खाना पकाने लगती है। मांस पकाते पकाते, मांस में तो घी डालना है तभी स्वाद आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके हाथ में घी है। वो तो बहुत थोड़ा ही था, फिर भी वो क्या कर देती है, मांस पकाने में सारा घी डाल देती है और घी खत्म हो जाती है और अपने देवर को खाना परोस देती है। दाल, रोटी, मांस सब परोस देती है। तो लाल बिहारी कहते हैं, भाभी मुझे दाल में घी डाल दो। भाभी ने क्या कर दिया, घी तो मांस में डाल दिया, अभी घी है ही नहीं। तो वो कहती है कि घी तो खत्म हो गया। तो लाल बिहारी गुस्से वाला था, पहलवान था, वो गुस्से में कह देता है कि अभी परसों ही घी आया था, इतनी जल्दी उठ गया। तो ऐसे बातों बातों में दोनों के बीच झगड़ा हो जाती है और वो क्या कहता देता है कि जिसकी गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। किसके गुमान पर थी वो श्रीकंठ अपनी पति के गुमान पर थी। तो वो अपने भाई को भी गुस्से में बुरा कह देता है और साथ ही साथ आनंदी के मायके के बारे में भी बुरा कह देता है। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उसे सही नहीं जाती। तो आनंदी भी उसे बुरा कह दे। ऐसे करते करते दोनों के बीच झगड़ा हो जाती है और लाल बिहारी क्या कर देते हैं, थाली उठाकर आनंदी के मुंह पर फेंक देते हैं और वो थोड़ा लगते लगते ही बच जाती है और आनंदी को रोना भी आ जाता है और वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। श्रीकंठ तो शनिवार को आते हैं काम से, तो शनिवार हो गया, श्रीकंठ जी घर आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाल बिहारी और बेनी माधव दोनों मिलकर आनंदी की शिकायत कर देते हैं और कहते हैं कि उसने इस घर में उपद्रव मचा रखा है। तो श्रीकंठ को गुस्सा आ जाता है, उसे तो सच्ची बात पता नहीं है, गुस्सा हो जाता है और आनंदी से जाकर कहता है, यह तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है, किसी का सम्मान क्यों नहीं करती हो। तब आनंदी समझदारी के साथ जो भी बात छिड़ चुकी थी, हुआ था, वो अपने पति को बता देती है और क्या हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं अपने पत्नी को यहाँ पर छोड़कर जाता हूँ और ऐसा बर्ताव करते हैं। तो गुस्से में और वो जाकर बेनी माधव से कहते हैं, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। तो बेनी माधव तो समझदार आदमी थे, वो श्रीकंठ को समझाते हुए कहते हैं, बेटा तुम समझदार हो, तुम बड़े हो, अपने भाई को माफ कर दो। देखिए उससे जो भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। बड़े भाई का फर्ज होता है कि अपने छोटों को माफ कर दे। तो फिर क्या होता है, जो भी बात श्रीकंठ और बेनी माधव के बीच हो रहा है वो यहाँ पर लाल बिहारी दरवाजे के चौखट पर चुपचाप खड़े रहकर सुन रहे थे। वो उनका बहुत आदर भी करता था, उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि अपने भाई के सामने बैठकर हुक्का पिए। तो इतना सम्मान करता था वो अपने भाई को, वो सोचता था कि जो भी गलतियां हुई वो माफ कर देंगे, मुझे समझा देंगे, वो ऐसे सोच रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, एकदम से श्रीकंठ गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब उसको अपना भाई नहीं समझता, ना तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा नहीं तो मैं। तो इनको बहुत बुरा लगता है और दुख भी हो जाता है।
तब वो क्या करते हैं, वो आनंदी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आनंदी श्रीकंठ को समझा देती है कि बड़ों को समझदार होकर छोटों को क्षमा कर देना चाहिए। लाल बिहारी श्रीकंठ के पास आते हैं और कहते हैं, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। जो भाइयों के बीच की प्यार देखकर बेनी माधव बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सच में आनंदी बड़े घर की बेटी है, बिगड़ा हुआ बात बना लेती है। तो गांव वाले भी यहाँ पर मानते हैं कि गुणवती आनंदी के संस्कारों के कारण टूटता हुआ घर बच गया। सचमुच बड़े घर की बेटी ऐसे ही होती है। और शायद आपको इसका सारांश समझ में आया होगा और हम मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।